नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। जकार्ता में चल रहे एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन निशानेबाजी इवेंट में भारत ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक पर किया कब्जा। टीम इवेंट में भी जीता गोल्ड। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। वहीं तनिषा क्रास्ट और अश्विनी पोनप्पा को क्वार्टर फाइनल में मिली हार। और कतर में खेले जा रहे एशियन कप फुटबॉल में शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। भारत के कोच ने कहा, भारत का लक्ष्य अगले 4 साल में एशिया की शीर्ष 10 टीमों में शामिल होना। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात निशानेबाजी की। जकार्ता में चल रहे एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन निशानेबाजी इवेंट में भारत ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा किया। भारत के अखिल शेओरान ने 460.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं ऐश्वर्य तोमर ने 459 अंक के साथ रजत पदक जीता। इन दोनों ने स्वप्निल कुशाली के साथ मिलकर टीम इवेंट में गोल्ड भी जीता। बात बैडमिंटन की। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी को 21-11, 21-8 से हराया। वहीं महिला युगल वर्ग में तनिषा क्रास्ट और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अंतिम 8 के मुकाबले में भारतीय जोड़ी को जापान की जोड़ी ने 21-15, 21-13 से हराया। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। मोहाली में कल खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 159 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने इस लक्ष्य को 17.3 ओवर में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत के लिए शिवम दुबे ने 40 गेंद में 60 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं रिंकू सिंह 9 गेंद में 16 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा जितेश शर्मा ने 31, तिलक वर्मा ने 26 और शुभमन गिल ने 23 रन की पारी खेली। इससे पहले अफगानिस्तान ने 5 विकेट खोकर 158 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 42 रन मोहम्मद नबी ने बनाए। उनके अलावा अजमतुल्ला ओमरजई ने 29 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैच की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 में मैदान पर उतरते ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोहित T20 में भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए। वहीं रोहित पुरुष T20 क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लंबे समय के बाद T20 क्रिकेट में वापसी करते हुए एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में मोहाली में मैदान पर उतरते ही रोहित ने शतक जड़ दिया। रोहित ने पुरुष T20 क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 149वां मुकाबला खेला। इस दौरान वह 100 मुकाबलों में जीत का हिस्सा रहे, वहीं 46 मैच हारे। रोहित शर्मा के बाद इस लिस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाज शोएब मलिक का नंबर आता है। वहीं विराट कोहली 73 जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 में अगर सबसे अधिक जीत का हिस्सा रहे खिलाड़ियों की ऑल ओवर लिस्ट पर नजर डालें तो रोहित ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने हैं। महिला क्रिकेट में 3 ऐसी प्लेयर्स हैं जो अभी तक 100 या उससे अधिक जीत का हिस्सा रह चुकी हैं। रोहित भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने अब तक भारत के लिए 149 T20 मैच खेले हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने भारत के लिए 115 T20 मैच खेले हैं। वहीं MS धोनी ने 98 T20 मैच खेले थे। पिछली बार रोहित शर्मा ने भारत के लिए T20 क्रिकेट 2022 के T20 विश्व कप में खेला था। ऐसे में करीब 14 महीने बाद T20 में देश की कमान संभालने वाले रोहित T20 में भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए हैं। वह 36 साल 256 दिन की उम्र में भारतीय टीम की कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ा है।
इससे पहले शिखर धवन भारतीय टी20 टीम के सबसे उम्रदराज कप्तान थे। उन्होंने 35 साल 236 दिन की उम्र में टी20 टीम की कप्तानी की थी। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में शिवम दुबे ने टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पहले गेंदबाजी में 1 विकेट लिया और फिर बल्लेबाजी में 40 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए। इस दौरान शिवम दुबे के बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के देखने को मिले। इसके साथ वह भारत के 7वें ऐसे खिलाड़ी बन गए जिसने एक टी20 मैच में 50 या उससे ज्यादा रन बनाते हुए 1 विकेट हासिल किया है। अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ इस मुकाबले में 158 रन बनाए। यह अफगानिस्तान की तरफ से टी20 फॉर्मेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। इस मैच में अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह ने डेब्यू भी किया। रहमत ने 30 साल 189 दिन की उम्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। वो 30 साल की उम्र के बाद वनडे या टी20 में डेब्यू करने वाले पहले अफगानिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। हौसला हो तो आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जम्मू कश्मीर के आमिर हुसैन ने। आमिर के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो क्रिकेट जैसे मुश्किल खेल में अपना जौहर दिखा रहे हैं। आमिर लोन 34 साल के हैं और 2013 से पैरा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में क्रिकेट का नाम भी आता है। भारत सहित दुनिया भर में इसके करोड़ों खेल प्रेमी हैं। मैदान पर आपने क्रिकेट खिलाड़ियों को लंबे लंबे छक्के लगाते और अपनी गेंदों से बड़े खिलाड़ी का विकेट चटकाते देखा होगा। हालांकि क्या आप बगैर हाथों के क्रिकेट खेलने के बारे में सोच सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको मिलाते हैं जम्मू कश्मीर के आमिर हुसैन से, जो बगैर हाथों के बड़े बड़े शॉट लगाते हुए दिखाई देते हैं। 8 साल की उम्र में एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा देने वाले आमिर पैरा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। बचपन में हुए हादसे के बाद भी आमिर हुसैन ने अपना सपना नहीं छोड़ा। हाथ खोने के बाद उन्होंने बैट को पकड़ने की अलग स्टाइल अपनाई। वो बैट को अपने कंधे और गले के बीच फंसाकर फिर शॉट लगाते हैं। बैट को इस ढंग से होल्ड करने के बावजूद वह अपने बढ़िया फुटवर्क की मदद से ड्राइव शॉट खेलते हैं। आमिर हुसैन गेंदबाजी भी करते हैं। वह अपने दाएं पैर में बॉल फंसाकर अपनी टांग को घुमाकर पिच पर बॉल फेंकते हैं। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में स्थित वाघामा गांव के रहने वाले आमिर लोन 34 साल के हैं और 2013 से पैरा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तब उनके टीचर ने उन्हें इस अंदाज में क्रिकेट खेलते देखा तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने आमिर को पैरा क्रिकेट टीम से जोड़ दिया। तो मेरे शौक तो क्रिकेट खेलना था, लेकिन 8 साल की उम्र में हमारा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी से, और हमेशा मैंने ये सोचा था कि मैं आगे जाऊं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हर कोई काम, जो भी काम होता है वो मैं खुद करता हूं। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, जो एक पैर से गेंदबाजी करना और फिर नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, वो एक अनोखा था। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि पैर से गेंदबाजी करना और वो भी टर्फ पर, और सभी ने जो है इस पे बहुत हैरान हो गए इस बात पर कि कैसे ये गेंदबाजी करता है। लेकिन मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आमिर हुसैन लोन क्रिकेट जगत में एक प्रेरणादायक शख्सियत बनकर उभरे। 2014 में वहां आई बाढ़ के कारण वे करीब 1 साल तक खेल से दूर रहे। 2015 में इंटर स्टेट पैरा टूर्नामेंट में उन्होंने फिर वापसी की और टीम को चैंपियन बनाया। जम्मू, दिल्ली और लखनऊ में खेलने के बाद अब हुसैन इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का सपना देख रहे हैं। पहला 2013 में हमने नेशनल खेला था, उसके बाद फिर हर एक इंडिया में, फिर 2018 में मैं बांग्लादेश नेशनल इंटरनेशनल मैच खेलने गए। फिर उसके बाद नेपाल और शारजा, दुबई गए खेलने के लिए। इन जगहों पर मैंने क्रिकेट खेला है और सभी हमारे फेवरेट प्लेयर है। उसमें अभी तो है सचिन सर जो हमारा फेवरेट प्लेयर है, तो अभी विराट कोहली सर भी है, क्योंकि विराट कोहली सर इंशाल्लाह उनके साथ भी मुलाकात इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हो जाएगी इंशाल्लाह। आमिर के पड़ोसी भी उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आमिर ने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। बहुत फख्र है आमिर पर, इसने इस इलाके का नाम रोशन कर दिया। आज आमिर लोन जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं।
आमिर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के फैन हैं और वह सचिन तेंदुलकर के नाम की जर्सी पहनकर मैच प्रैक्टिस करते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, टीटी न्यूज़। तो वाकई सबके लिए एक मिसाल है आमिर। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर सीडीएस ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा के अलावा खेल और रोमांचकारी गतिविधियां भी एनसीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेटों ने सीडीएस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और जनरल अनिल चौहान ने गार्ड का निरीक्षण किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा के अलावा खेल और रोमांचकारी गतिविधियां भी एनसीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुब्रतो कप, हॉकी चैंपियनशिप और मावलंकर जैसी चैंपियनशिप की एनसीसी की उपलब्धियां निश्चित तौर पर सामान्य विद्यार्थियों को एनसीसी में शामिल होने के लिए आकर्षित करेंगी। इंडिया इज अ कंट्री व्हिच इज डाइवर्स एक्चुअली. Its diversity needs no bounds actually. Look at from the religious point of view, ethnicity point of view or linguistic point of view. NCC actually is a true representation of what India is in its diversity. The camaraderie, the bonhomie, the unity, the harmony that is promoted by NCC should get infused into the nation and the nation will take a right direction. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के समक्ष एनसीसी कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। यहां दिल्ली निदेशालय के कैडेटों ने अपने कार्यक्रम के जरिए देशभक्ति का एक बेहतर नमूना पेश किया। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर के अंदर दिल्ली निदेशालय के कैडेटों ने देशभक्ति से भरपूर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। किस तरह का संदेश देने का प्रयास किया? बेसिकली हम लोगों का जो बैले का थीम था वो लाइफ ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन था। उसका हम लोग बेसिकली बता रहे थे कि एक जब फौजी मर जाता है या उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके पीछे उसकी फैमिली पे क्या क्या बीतती है। कर्नल का किरदार निभाया है और यहाँ पर हमें 6 महीने हो गए इस आरडीसी कैंप के लिए तैयारी करते हुए और आज हम सीडीएस सर के आगे अपना परफॉर्मेंस देकर काफ़ी खुश हैं। ऐसा लगता है जब कोई जवान अपने फैमिली से दूर जाता है या कुछ हो जाता है, वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, शहीद हो जाते हैं, तो वो सब फील करके वो आगे पास ऑन करके ऑडियंस को कि हम उनको एक ट्रिब्यूट दे सकें कि हाँ ऐसा भी होता है। आई कैन कनेक्ट विद द वाइफ जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है इस तरीके से और वो शहीद हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रोल है। इट्स एन ऑनर। आई एम समृद्धि लॉ। अगर किसी के फादर शहीद हो जाते हैं दैट्स पूरी फैमिली पे जो बीतती है वो एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। बट आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स अगर उसकी बेटी या कोई भी उनका बच्चा बाहर आता है, स्टैंड करता है कि आई जॉइन आर्मी एज वेल, इट्स अ वेरी गुड थिंग। दिल्ली निदेशालय के कैडेटों ने देशभक्ति से भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जिसमें दिखाया कि किस तरह पिता के शहीद होने के बावजूद बेटी आर्मी में जाती है और देश की सेवा करने के लिए वो तत्पर दिखाई देती है। कैमरामैन मोहित यूवीके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने साल की शानदार शुरुआत करते हुए एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने अलेक्जेंडर नेडोवियसोव और गोंजालो एस्कोबार की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। दूसरे वरीयता प्राप्त बोपन्ना और मैथ्यू की जोड़ी ने मुकाबले को सीधे सेट्स में 6-4, 6-4 से अपने नाम किया। मेरठ के एक छोटे से गांव से आने वाली पारुल चौधरी को मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह के दौरान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता एथलीट पारुल का सफर, ये कहानी हम दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में।
My God, she is now coming up with a brilliant dash. 695, Parul Chaudhary winning the women's 5000 meters race. भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार एथलीट पारुल चौधरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह सफर इतने सुखद मोड़ पर आएगा, ये पारुल ने कभी नहीं सोचा था। एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली पारुल चौधरी का सफर हर एथलीट को प्रेरणा देने वाला है। पारुल की माने तो उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत अपने गांव के स्कूल से ही की थी। शुरुआती दिनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हालांकि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं एक किसान परिवार की बेटी हूँ और मैंने स्कूल से स्टार्ट किया है गेम। तो पहले थोड़ा दिन स्कूल में गेम किया, फिर स्टेडियम जो हमारे मेरठ में कैलाश प्रकाश है, फिर उसके बाद कुछ दिन मैं पटियाला रही थी जो NCOE है, अभी NCOE हो गई, पहले वो एक्सीलेंसी थी। फिर 2016 से मैं कंटिन्यू नेशनल कैंप में हूँ और इस साल मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई है। जो लास्ट ईयर था उसमें जो मेरा ओपन सीजन हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ था और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी एशियन गेम में गोल्ड सिल्वर मेडल आया है और फिर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ही ओलंपिक क्वालिफाई भी किया है, तो अभी उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पारुल अब देश के लिए ओलंपिक पदक जीतना चाहती हैं, जिसके लिए वे अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तैयारी अच्छी है, लास्ट ईयर से इस बार अच्छा सीजन जा रहा है। जैसे भी स्टार्ट किया शुरू में तो अच्छा चल रहा है अगर लास्ट ईयर कंपेयर करें तो, और अच्छा करेंगे ओलंपिक में जाके। और उस दिन हमारा क्या ना रेस के ऊपर डिपेंड होता है कि हाँ रेस कैसे जाती है, तो फिर उसी हिसाब से देखते हैं, लेकिन अपना यहाँ से अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बेस्ट करने के लिए ही उधर जाएंगे ओलंपिक में। सुश्री पारुल चौधरी ने 2023 को हांगझू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल में स्वर्ण पदक। बेटी के अर्जुन पुरस्कार से नवाजे जाने पर पारुल के माता पिता ने अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही उन्होंने अपनी लाडली के संघर्ष के दिनों को भी याद किया। बहुत ही खुशी है और हमारे गांव में भी रिश्तेदारियों में भी बहुत खुशी है। बहुत मेहनत के साथ ये दिन देखने को आया है। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए ये। अब जब बेटी ने हम नाम रोशन करा हमारा और हम एक राष्ट्रपति के यहाँ हमारी बेटी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होगी, बड़ा सौभाग्य है हमारा। इसकी बड़ी मेहनत है, बड़ी सफलता है इसकी। आगे गांव से निकल के एक अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होगी, ये हमारा भी सौभाग्य और हमारी लड़की की मेहनत है। हम तो किसान आदमी, एक फार्मर है, छोटे से गांव के हैं। पारुल चौधरी ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने पिछले साल आयोजित एशियन गेम्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि 3000 मीटर रेस में वे रजत पदक जीतने में सफल रहीं। अब इस साल उनकी नजर ओलंपिक पदक पर जमी हुई है। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल का कहना है कि खेलों को लेकर देश में जो जोश है उसमें प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों को साई और खेल मंत्रालय की तरफ से हर प्रकार की मदद मिल रही है, वहीं भारतीय खेल आगे बढ़ रहे हैं। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ कि जो नई ऊर्जा आप देख रहे हैं और जो नया जोश हिंदुस्तान में खेलों के प्रति देख रहे हैं, उसमें नरेंद्र भाई का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लोगों में एक जज्बा पैदा करा है खेल के प्रति। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं खो खो से संबंधित हूँ। इंडिजिनियस गेम है, हिंदुस्तान की माटी का खेल है। माटी से मैट तक हम लोग लेके आए कि लेकिन प्रोत्साहन किसने दिया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ ने हमें सहायता दी हर तरह की, और उसका नतीजा ये है कि आज हम लीग करवा रहे हैं, आज हम विश्व भर में खो खो का नाम पैदा कर रहे हैं। जो नरेंद्र भाई का एक कल्पना थी ना कि हिंदुस्तान के खेल अंतर्राष्ट्रीय पटल में बड़े अच्छे स्वरूप से निकल के आने चाहिए और छाने चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं हो गई है, तो वो जो है उसने एक दिशा दिखाई है और आज कमाल हो रहा है। देश भर में खेल के प्रति जो रवैया है बिल्कुल बदल गया है। पहले वो था ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, लिखोगे पढ़ोगे बनोगे होशियार, ये बदल गया है तुम्हारा। अब माँ बाप हैं वो बच्चों को खेल में भेज रहे हैं।
आज नौकरियां मिल रही हैं। तो खेलों के प्रति अब सारी मानसिकता जो है उसमें परिवर्तन आ गया। भारत में पहली बार बीच गेम्स का आयोजन किया गया। दीव में आयोजित किए गए बीच गेम्स के पहले संस्करण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1700 एथलीटों ने 8 खेलों में हिस्सा लिया। ये पहला मौका है जब भारत में राष्ट्रीय स्तर के मल्टी स्पोर्ट बीच इवेंट का आयोजन हुआ। भारत में खूबसूरत समुद्र तटों की कोई कमी नहीं है। हालांकि कई समुद्र तट ऐसे हैं जो विविध कारणों से अब तक उतने लोकप्रिय नहीं हुए जितना उन्हें होना चाहिए। भारत के समुद्री तटों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत में पहली बार बीच गेम्स का आयोजन किया गया। दीव में आयोजित किए गए बीच गेम्स के पहले संस्करण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1700 एथलीटों ने 8 खेलों में हिस्सा लिया। ये पहला मौका है जब भारत में राष्ट्रीय स्तर के मल्टी स्पोर्ट बीच इवेंट का आयोजन हुआ। बीच गेम्स के पहले संस्करण में 8 खेलों पेंचक सिलाट, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, मलखम्ब, टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, बीच कबड्डी और बीच वॉलीबॉल को शामिल किया गया। भारत में पहली बार बीच गेम्स का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को खेलों से जोड़ने और भारत के समुद्री तटों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश जारी है। पहले बीच गेम्स के जरिए खिलाड़ियों ने एक खूबसूरत जगह पर एक बिल्कुल अलग वातावरण में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और दर्शकों सबने खेल सुविधाओं और खेलों के दौरान किए गए इंतजामों की प्रशंसा की। ये बीच गेम्स भारत में बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत के खूबसूरत समुद्री तटों पर बीच स्पोर्ट्स का उज्जवल भविष्य है। इन खेलों के आयोजन से भारत के युवा भारत के समुद्री तटों और बीच स्पोर्ट्स का रुख करेंगे। वहीं भविष्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बीच स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के लिए भी दावेदारी पेश कर सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और अब हम आपको ये दृश्य दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, उनके हम आपको दृश्य दिखाने जा रहे हैं। अटल सेतु से प्रधानमंत्री चले हैं। ये अटल सेतु के आप दृश्य देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये आप दृश्य देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अटल सेतु पर चलते हुए। अटल सेतु जो है वो एक तरह से पहचान है विकसित भारत की। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जिस तरह से भारत में हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, अटल सेतु पर चहलकदमी करते हुए। और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है अटल सेतु और माना जा रहा है कि इसके उद्घाटन के बाद अटल और हमारी संवाददाता श्यामा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी श्यामा, हम ये दृश्य देख सकते हैं अटल सेतु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो ये अटल सेतु है ये विकसित भारत की पहचान के रूप में सामने है। बिल्कुल, विकसित भारत जब हम एक सपना देख रहे हैं कि 2047 तक भारत विकासशील से विकसित हो जाएगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही है। और आज अगर हम देख रहे हैं इस इंजीनियरिंग मार्वल को, जो समुद्र सेतु है, ये अटल सेतु इसे नाम दिया गया है, मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा एक ये लैंडमार्क माना जा रहा है। और अब जैसे हम सी लिंक से पहचानते थे, गेटवे से पहचानते थे, अब मुंबई के लिए एक और ये पहचान बन गई है। हम हमेशा बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और समुद्र का सबसे बड़ा ब्रिज है अब तक का भारत का। ये समय तो बचाएगा ही, पैसा भी बहुत ज्यादा बचाएगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो ट्रकें, कंटेनर ट्रक जो होती हैं, जो JNPT की तरफ जाती हैं, क्योंकि नवी मुंबई में भारत का सबसे बड़ा जो पोर्ट है उनमें से एक पोर्ट है JNPT, वो वहां स्थित है। तो और मुंबई की तरफ में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट स्थित है।
तो आप यहाँ से वहाँ सामान ले जाने के समय में बहुत समय जाता था, बहुत पैसा जाता था। अब वो जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम हो गया है। इसकी वजह से पैसा बच गया आपका, समय बच गया आपका, ईंधन बच गया आपका, फ्यूल बच गया। फ्यूल जब आपका बचता है तो आप एमिशन, जो कार्बन की एमिशन होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। और इसी वजह से जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, वो हम उसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हमें जो आगे हम विकास कर रहे हैं वो ग्रीन विकास होना चाहिए, हमें हमेशा एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक बात है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। नवी मुंबई भी जो है वो पीछे पीछे है ही मुंबई के, लेकिन अगर आप जो वर्क फोर्स है जो नवी मुंबई से यहाँ आती है उसे बहुत तकलीफ होती है। अब ऐसे समय में जब वो ट्रेन में 2 घंटा बिता रहे हैं या रोड पे 2 घंटा बिता रहे हैं तो जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब इस सेतु की वजह से वो काफी अपबीट रहेगा, काफी अच्छा रहेगा, समय बच रहा है तो अब दूसरी चीजों में भी आप समय लगा सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो है वो उस ग्रोथ की तरफ में एक तरीके से अटल सेतु कंट्रीब्यूट करेगा। और जब ये हो जाएगा कि नवी मुंबई के जो वर्क फोर्स हैं वो फोर्स थे कि वो मुंबई में कहीं छोटा घर आके लेके रहें क्योंकि मुंबई में उनका घर है, अब ये बदलता हुआ नजारा हमें दिख रहा है। क्योंकि अब रियलिटी जो है या रियल एस्टेट की प्राइसेस जो है वो भी नवी मुंबई की तरफ में अब अच्छे हो जाएंगे। और जो मुंबईकर हैं, नवी मुंबईकर हैं, वो वहीं चाहेंगे वहीं रहना। तो इस दृष्टि से भी उस जगह का डेवलपमेंट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा कि नवी मुंबई में भी एक नया एयरपोर्ट लगभग बन के तैयार है। तो जब फ्लाइटें जो होंगी, जब वो वहां से टेक ऑफ करेंगी, वहां से डिपार्चर होंगी, मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए काफी समय लगता है अभी। अब चूंकि आप अगर आप फ्लाइट के लिए जाते हैं आपको 2 घंटा पहले जाना पड़ता है। ऐसे समय में बहुत एक आर्डल टास्क हो जाता है किसी के लिए भी कि वहां पर वो जाएं और अपनी फ्लाइट पकड़ें। इस सेतु के वजह से भी अब ये समय जो है बिल्कुल बहुत कम हो गया है और किसी को कोई एक तरीके से कोई घबराने की बात नहीं है कि हमारी फ्लाइट छूट सकती है नवी मुंबई पे जाने के लिए। ये तो हो गई इंसानों की बात, ह्यूमन एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात। अब हम बात करते हैं किस तरीके से ये सेतु बनाई गई है। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात कि मरीन लाइफ जो है, एक्वेटिक लाइफ है, उसको बहुत ध्यान में रख के ये ब्रिज बनाया गया है, इस सेतु का कंस्ट्रक्शन किया गया है। जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू भी था तो जो डेब्री गिरता है या जो साउंड होता है, लेवल होते हैं, उसे पूरा मैनेज किया गया था, वो समुद्र में ना गिरे, समुद्र में वेस्ट ना जाए, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा गया है। अभी अगर आप जो रात्रि का समय है उसमें अगर आप विजुअल्स देखें इस सेतु का, तो जो लाइट लगाई गई हैं ये मरीन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और हम भी जब इस ब्रिज के ऊपर में थोड़ा सा हमने देखा, ट्रैवल किया, तो दोनों साइड से जो साउंड होते हैं गाड़ियों की वो बाहर ना जाए उसके लिए भी वहां पे पैनल्स लगाए गए हैं, लाइटों को बीच में लगाई गई है ताकि दोनों तरफ की गाड़ियों को लाइट मिल सके, लेकिन वो साथ ही समुद्र की तरफ में उसे डिस्टर्ब ना करे, समुद्र लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। और ऐसे में जब इतना बड़ा वो बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो स्पीड लिमिट की बात हम करें तो आप विजुअल्स भी देख रहे हैं यहाँ पे जमीन पर 100 लिखा हुआ है, यानी कि 100 की स्पीड लिमिट दी गई है। लेकिन आप जब स्टार्ट करेंगे तो वो 40 की लिमिट होगी। तो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा सुविधा दी गई है, बहुत सेफ बनाया गया है इस ब्रिज को। अमूमन हम देख रहे हैं अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हर मॉनसून के समय में, मॉनसून जब स्टार्ट होता है तो एक साइक्लोन या कोई ऐसा स्टॉर्म जरूर हमें दिखता है मुंबई की तरफ, कोस्टल एरियाज की तरफ आते हुए, देखते हुए। तो ये क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रख के इसे साइक्लोन से कुछ इसे नहीं हो, कुछ हानि नहीं हो, इससे इस चीजों को भी ध्यान रखते हुए इसे बनाया गया है। ग्रीन सस्टेनेबल है, डेवलपमेंट जो हुई है इसकी सस्टेनेबल है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ना सिर्फ समय, पैसा, फ्यूल बचा रहा है ये, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये पहचान बन गई है मुंबई के लिए, मुंबई करों के लिए, नवी मुंबई करों के लिए। तो ये काफी क्षमता रखता है दोनों तरफ के शहरों के लोगों की जीवन को बदलने की। जी बिल्कुल, ईज़ ऑफ मोबिलिटी ये प्रदान करेगा नागरिकों को अटल सेतु। और जिस तरह से आपने कहा कि पहचान बन गया है मुंबई करों की, नवी मुंबई करों की, तो ये हम बहुत बहुत शुक्रिया शामा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दृश्य देख रहे थे अटल सेतु जिसका कि उद्घाटन किया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो उस अटल सेतु पर
चल रहे थे उसके दृश्य हमने देखे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नावा शेवा अटल सेतु का शुभारंभ किया। ये भारत का सबसे लंबा पुल है जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। पीएम ने वहां सेतु निर्माण में हिस्सा लेने वाले श्रमिकों से भी बातचीत की थी। पीएम ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नावा शेवा अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।